बीपीएससी के लिए हम लोग सेट 2 आज पढ़ेंगे। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और वहीं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगर वही कहेगा कि परमाणु के धनात्मक कण की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड साहब होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रगलन। जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है वह मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग कहा जाता है। और स्मेल्टिंग के अंतर्गत जो है एक प्रकार की निष्कर्षण धातु कर्मिक विधि है, और इसमें अयस्क को उचित गलने वाला पदार्थ मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है, और मिश्रण को हाई टेम्परेचर पर गलाने की क्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। ठीक है? और इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है। ठीक है? या धातु पदार्थ पिघल जाता है, जैसे कि चांदी, लोहा, तांबा आदि इसी विधि से शुद्धिकरण किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा, पीतल किसका मिश्रण है? हाँ, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है? और वहीं अगर पूछा जाए कि कांसा किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज, तांबा और टीन का। हाँ, पीतल, तांबा, जस्ता, कांसा और बेल मेटल जो होता है यानी कि घंटा धातु, ये दोनों तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा और घंटा धातु तांबा और टीन का मिश्रण है, और पीतल, तांबा, जस्ता का मिश्रण है। अगर वहीं पूछे कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कजनी, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। और गन मेटल जो है कजस यानी कि तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण है। टांका जो सोल्डर होता है, सोल्डिंग नहीं किया जाता है, वह किसका मिश्रण है? टीन और सीसा का। और साथ ही विद्युत परिपथ में हाई वोल्टेज न हो यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो फ्यूज तार उपयोग किया जाता है उसको भी टीन एवं सीसा का ही वह मिश्रण होता है। तो टांका यानी कि सोल्डर कहिए चाहे फ्यूज, टीन सीसा का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। इसमें जो है क्रोमियम मिलाने से कठोरता प्रदान होता है। कई प्रकार के स्टील होते हैं, मैग्नीज वाले स्टील भी होते हैं। ठीक है? अब बताइएगा कि जंग लगने से लोहे का वजन में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जो कहने का मतलब यह है कि ये जो है लंबे समय तक बढ़ते ही रहेगा, जब तक आप उसको मतलब जब तक वो इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसमें जंग लगते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। तो जब जस्ता की परत चढ़ाएंगे तो उसे जस्तीकरण यानी कि एनोडीकरण कहेंगे। क्लियर है? या ग्रीस या पेंट लगाकर भी उसको बचाया जा सकता है। ठीक है? और यह हवा में उपस्थित आर्द्रता से क्रिया करके जो है फेरस ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है? जिसके कारण लोहे का भार जो है बढ़ता जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बायोगैस में क्या कौन सी गैस पाई जाती है? बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन जो है 50 से 75% पाया जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी पाए जाते हैं। और बायोगैस में मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, और यह मृत जैव सामग्री से बायोगैस प्राप्त किया जाता है, जैसे गाय का गोबर वगैरह हो गया। और इसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। और मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य संगठक है। गोबर गैस को ही बायोगैस कहिए ना। भाप अंगार गैस किसे कहते हैं?
वाटर गैस यानी कि जल गैस को ही भाप अंगार गैस कहा जाता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्लियर है? और वहीं अगर प्रोड्यूसर गैस का नाम रखा जाए, प्रोड्यूसर गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, CO+N2। क्लियर है? अब नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लवण युक्त यानी कि लवणता युक्त वातावरण में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? लवणोभिद कहा जाएगा। क्लियर है? लवण वाले क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उसको लवणोभिद कहते हैं, जैसे कि मैंग्रोव वन, साल्ट मार्श घास, ये सब क्या है? लवणोभिद वाले हैं। अगर हाइड्रोफाइट कहा जाए तो ऐसे पौधे जो जलीय पर्यावरण जलीय क्षेत्रों में उगते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट कहा जाए यानी कि कड़ी चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं। गोबर पर उगने वाले पौधे को क्रोपोफिलस कहते हैं। तो कड़ी चट्टानों पर जो उगेंगे पौधे, जो कठोर चट्टान है, दृढ़ है, रिजिड है, तो उसको लिथोफाइट कहेंगे। जल में उगने वाले को हाइड्रोफाइट, और लवण वाले क्षेत्रों में नमकीन जगहों पर उगने वाले पौधों को लवणोभिद कहते हैं। अब यहाँ से बात आता है कि मैंग्रोव वन क्या है, तो ये भी एक प्रकार का लवण वाला है। तो मैंग्रोव वन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा चीज सुना होगा। मैंग्रोव वन आखिर होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब अच्छा परिभाषा क्या होगा सुन लीजिए। मैंग्रोव वन का ही मतलब है कि ये खारे पानी में होगा, और वैसी जगह पर मैंग्रोव वनस्पति के कई नाम है। कहीं लिखेगा मैंग्रोव, कहीं लिखेगा ज्वारीय, कहीं लिखेगा सुंदरी, और कहीं लिखेगा दलदली। कोई को नाम हो गया इसका? मैंग्रोव, सुंदरी, दलदली, ज्वारीय वन, कोई को ना, एक और नाम है इसका वो हम भूल रहे हैं, लेकिन ये सब चारों नाम एक ही प्रकार के वनस्पति हैं जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। और यह उन क्षेत्रों में उगते हैं कि जैसे मान लीजिए कि स्थलीय क्षेत्रों से जो नदी जाकर, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी इधर से जाती है बिहार से पश्चिम बंगाल में, और वहां से जाती है बांग्लादेश में, उधर से जमुना नदी आती है, वहीं ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना कहा जाता है, और दोनों क्या है? दोनों मिली। तो इन क्षेत्रों से जो नदियां आती हैं ये मीठा पानी है इसमें, और समुद्र का कैसा पानी है? खारा है। तो जब मीठा पानी या खारा पानी जहां मिलता है ना, जैसे मान लीजिए नदियां तो जाकर समुद्र में मिल रही है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है गंगा नदी, और उधर से बंगाल की खाड़ी क्या है? पूर्वी तटीय भाग है, तो उसका खारा पानी है और नदी का मीठा पानी है। जहां दोनों मिलता है वहीं पर मैंग्रोव वनस्पति की उत्पत्ति होती है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। और इसमें क्या होगा कि इसका जड़ जो है वो जमीन में, मतलब पानी में ठेका रहेगा कहीं ना कहीं, और ऊपर पूरा पौधा रहेगा। इसके जो पत्ते होते हैं मैंग्रोव वनस्पति के, वो एक प्रकार के मोटा टाइप में होते हैं, जिस पर ऊपर जो है लसलसा फैटी तेल जैसा लगा रहता है। क्लियर है? जो कि नमी को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो समझ गए कि मैंग्रोव वनस्पति क्या है। और भारत में अगर देखा जाए तो ये जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है? और पूरे एशिया का 45% मैंग्रोव वनस्पति भारत में है। आपको सुबह हम लोग जो बिहार एसआई का सेट पढ़े थे उसमें कौन था सर? भीतरकनिका। भीतरकनिका एक प्रकार का नेशनल पार्क है जो ओलिव रिडले टर्टल यानी कि कछुआ का प्रजनन स्थल है। और दामोदर घाटी जो बहता है, दामोदर नदी के ही समीप है वो, उसी के द्वारा वो क्षालन से बना है भीतरकनिका। तो दामोदर नदी जब मिलती है तो वहीं पर भीतरकनिका है, वहां भी मैंग्रोव वनस्पति है। फिर से आपको एक और था, क्या था जी? पच्चावरम। तो ये था वहां तमिलनाडु में, वो जो है कृष्णा नदी के किनारे ये सब बसा हुआ है। कृष्णा कावेरी, माने जहां नदियां समुद्र में मिली वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पैदा। कच्छ के रण में भी जो है वहां भी मैंग्रोव वनस्पतियां हैं। ठीक है, समझ गया मैंग्रोव वनस्पति क्या है। तो भारत में सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में, और अरब सागर के बाद तीसरा स्थान आता है अंडमान निकोबार का, जहां पर मैंग्रोव वनस्पति है। अंडमान निकोबार कोई द्वीप नहीं है, वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पहाड़ है। माने वो पहाड़ है जो जिसका कुछ भाग जो है माने समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। क्लियर है? ये भी धरती क्या है? पहाड़े है जो समुद्र में नीचे तक है, और इसका तल जो है सो। तो मैंग्रोव वनस्पति समझ गए। तो मैंग्रोव वन को ही हम लोग ज्वारीय वन भी कहीं पूछ देगा, कहीं लिख देगा दलदली वन, कहीं लिख देगा सुंदरी।
और वहां सुंदरी नाम के वृक्षों की प्रजाति जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी के पास गंगा नदी किनारे ज्यादा पाई जाती हैं। और सुंदरी नाम कैसे पड़ा, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराएं बना रही है, तो इसीलिए वहां के वृक्ष का नाम पड़ गया सुंदरी। तो सुंदरवन का डेल्टा सेम नाम है और सुंदरी वृक्ष की प्रजाति यदि पाई। तो मैग्रोव वनस्पति आप लोग समझ गए। मैग्रोव वनस्पति माने पानी में होगा, क्लियर है। अब आइए, लिथोफाइट का मतलब हो गया कि कड़ी चट्टान पर उगने वाले पौधे को। हाइड्रोफाइट हो गया जलीय। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के, देखिए नाम है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे को उगाना सिर्फ पानी वगैरह की सहायता से, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, कि कवक वाले जो पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है। कवक फंगिस में, हाँ, क्या नहीं पाया जाएगा। जाइलम और फ्लोएम तो कोई टिश्यू नहीं पाया जाएगा, वेसल्स नहीं पाया जाएगा। जाइलम क्या करता है, खनिज लवण को ऊपर ले जाता है, फ्लोएम जो है भोजन बनाकर पाया जाता है। इसमें कोई क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाएगा, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। उस दिन पढ़े थे हम लोग बायोलॉजी वाले में कि कवक में जो है ये क्या है, सभी थैलाफाइटा है, इसमें कोई भी क्लोरोफिल वगैरह कुछ नहीं होगा, ना ही कोई वेसल्स होगा, यानी कि इनका शरीर जो है जड़ तना पत्ती वगैरह में विभेदित नहीं रहेगा, क्लियर है। तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण कवक जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए कवकों के लिए भोजन कौन बनाता है, शैवाल, और कवक क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है शैवाल का, तभी ना दोनों मिलते हैं तो लाइकेन बनते हैं, क्लियर है। अतः अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पति एवं जंतुओं और उनके मृत शरीरों पर ही कवक रहते हैं। देखिए बैक्टीरिया और जो कवक हैं ये प्रकृति में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, क्योंकि इनको डीकम्पोजर यानी कि अपघटक कहा जाता है। हाँ, प्रकृति का सफाई कर्मी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि कवकों में कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, ना जाइलम होगा ना फ्लोएम होगा, और साथ ही क्लोरोफिल, जड़ तना पत्ती तो होगा नहीं करेगा, तो क्लोरोफिल कहाँ से आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि परागण की परिभाषा क्या होती है। पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही परागण कहते हैं। पराग कण किसका होगा, नर भाग है। अब पराग कण का पराग कोश भी किसका भाग है, नर भाग है। अब पराग कण का पराग कोश से निकलकर नर मादा के माने वर्तिकाग यानी कि स्टाइल तक, स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना को ही परागकण कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। पौधे में परागकण यानी कि पोलन जो ग्रेन्स हैं ये किसके भाग हैं, नर पौधे के भाग है। जो पराग कोश यानी कि एंथर से निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और परागण के उपरांत फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। अनावृत बीजी पौधे में वर्तिकाग्र जो है सो अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, और परागकण बीजांड के बीजांड द्वारा गुहिका में सीधे पहुंच जाता है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी में क्या अंतर है बताइए, पढ़े थे ना उस दिन बायोलॉजी को, बताइए। आवृत बीजी क्या है, जिसका बीज ढका हो उसे आवृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी का मतलब हो गया जिनोस्पर्म, जिसके बीज के ऊपर खोल नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको भूलना नहीं है, चूंकि सिलेबस बायोलॉजी का पढ़ चुके हैं लोग। नेक्स्ट बताइएगा, कुछ विटामिन हैं और उससे कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे एस्कॉर्बी रोग, विटामिन सी, और विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है, साथ ही दूध में लोहा और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी किस प्रकार के कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में, हाँ, आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किसकी बीमारी है, टीबी की है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वह टीबी की बीमारी है, हाँ, क्षय रोग हो गया। और किससे कारण होता है क्षय रोग, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और इसका टीका का क्या नाम है,
बीसीजी का टीका, बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। और ट्यूबरकुलोसिस का कई गो नाम है, टीबी है, क्षय रोग है, यक्ष्मा है, राज रोग है। क्लियर है? टिटनेस, टिटनेस को माने ये भी क्या है, बैक्टीरिया वाला ही रोग है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। और इसे धनुष टंकार भी रोग कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया के आंत में होता है। हाँ, मलेरिया से क्या प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। तिल्ली एवं आरबीसी, आंत नहीं होता है। मलेरिया से शरीर का आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी कि जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, लाल रक्त कणिका एवं स्प्लीन यानी कि प्लीहा प्रभावित होती है। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया शब्द किसने दिया था? मैकुलाच ने। और मलेरिया प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? लेवरन ने, ठीक है। मलेरिया रोग का क्या इलाज है? इसके वृक्ष से कुनैन बनाया जाता है, सिनकोना के वृक्ष के छाल से कुनैन की दवा बनती है। साथ ही प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, ये सब क्या है? मलेरिया रोग की दवा है। सब आप लोग भूल गए हैं, तो कुछ दिन पहले ही सिलेबस में आप लोग पढ़े हुए थे। खैर कोई बात नहीं है, होता है। और मलेरिया का कोई बढ़िया इलाज नहीं है। क्लियर है? और ये किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज, याद रखना है। हाँ, जब भी काटेगी तो मादा। नर क्या करता है? नर एनोफिलीज में अगर मादा एनोफिलीज है तो नरो एनोफिलीज होगा ना, वो फूलों और पौधे का रस चूसता है, वो खून नहीं चूसता है। खून खाली कौन चूसती है? हाँ, क्या है? क्योंकि इसको अंडा उंडा देना होता है। अच्छा, मच्छर जो मच्छर का भी कई प्रकार है, एक टाइगर मच्छर भी होता है, डेंगू मच्छर। हाँ, ठीक है। तो डेंगू किससे फैलेगा? किस मच्छर के काटने से? एड्स इजिप्टी। जीका वायरस भी एड्स इजिप्टी है, एडिस इजिप्टी है। एडिस इजिप्टी, जीका वायरस, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस जो काटता है मच्छर, एडिस इजिप्टी, तो कहाँ असर ज्यादा करता है? सिर में घुस जाता है, सिर में। क्लियर है? उसे ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? प्लेटलेट्स की। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग। सवाल कम हो रहा है, ज्यादा चर्चे हो जा रहा है, इतना बीमारी है। अच्छा, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होगा? क्यूलेक्स मच्छर के। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लाल रक्त जो है वह कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त माने जो होते हैं आरबीसी, वह किस जीव में नहीं पाए जाएंगे? खून में। केचुआ में। हाँ, केचुआ में, क्योंकि उसके खून का रंग उजला होता है। हाँ, उसमें खून का माने रंगहीन है, कोई रंग नहीं होता। तो केचुआ में लाल रक्त कणिका, जिसको कहा जाता है रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट, कहीं इरिथ्रोसाइट हो लिख देगा। खून का जब लोग कहता है ना खून, तो खून का मतलब क्या है? आरबीसी ही है, डब्ल्यूबीसी या न्यूट्रोफिल्स सब नहीं है। तो केचुआ में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है। और केचुआ एक अकशेरुकीय जंतु है जो जीनस फेरेटिमा से संबंधित है, और उसके पास बंद प्रकार की ब्लड वाहिका प्रणाली होती है, और जिसमें रक्त वाहिकाएं, केशिकाएं और हृदय शामिल होता है। उसमें आरबीसी की कमी होती है, और रक्त ग्रंथियां नामक विशिष्ट ग्रंथियां होती है जो रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। अर्थात इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में ही घुल जाता है। अच्छा, स्तनधारियों का जो खून होता है वो लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण, एचजीबी के कारण। और हीमोग्लोबिन की जब शरीर में कमी होने लगेगी, विखंडन होने लगेगा, तो मूत्र का क्या रंग हो जाएगा? पीला रंग। तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या? प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल सही है कि अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वे होते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन शब्द किसने दिया था? जे बर्जिलियस ने। देखिए, एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, बायो कैटालिस्ट है। आपने पढ़ा है कि प्रोटीन भी क्या है? बायो कंट्रोलर एंड बायो कैटालिस्ट, यानी कि जैव उत्प्रेरक भी है और जैव नियंत्रक भी है। कौन है? प्रोटीन। और प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं और एंजाइम ही प्रोटीन है। तो यानी कि प्रोटीन क्या करेगा या एंजाइम क्या करेगा? जब बायो कैटालिस्ट है तो ये क्या करेगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन शरीर में होगा उसके दर को बढ़ा देगा। उत्प्रेरक का काम क्या है? तो बढ़ा देगा, या तो बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा।
और उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। इसीलिए उन्होंने प्रोटीन को सबसे पहले क्या नाम दिया? प्रोटीन शब्द उन्होंने ही दिया। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो एंजाइम कहलाते हैं। और एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कुहने ने। एंजाइम शब्द का प्रयोग कुहने ने, प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने। एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज को छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सके। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6। और चीनी का C12H22O11। क्लियर है? देखिए अब आइए, लैक्टोज जो है, लैक्टेज भी एक छोटी आंत में पाया जाता है लैक्टेज, और यह दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा। तो बार बार ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनेगा? ग्लूगुलय। याद है? ग्लूगुलय यानी कि ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज बन जाएगा। प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देगा। ट्रिप्सिन क्या होता है? ये जो है आंत में पाया जाता है, जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, और यही किस में नष्ट हो जाएगा? छोटी आंत में। तो जब डायरिया होगा ना, अतिसार, तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। और ट्रिप्सिन को नष्ट कौन करता है? उस निमेटोड यानी कि प्रोटोजोआ का नाम है लुम्ब्रिकाइडिज। ठीक है? और जिसे क्या हो जाएगा? अतिसार यानी कि डायरिया, और उसको कहा जाता है मोती झरा रोग। ठीक है? अतिसार कहिए, डायरिया कहिए, या और उसको कह सकते हैं टाइफाइड। देखिए कई गो नाम है, कई गो नाम हो गया? अतिसार, डायरिया, टाइफाइड या मोती झारा। और ये किसकी बीमारी है? आंत की। आंत में कौन सा एथी पाया जाएगा? प्रोटोजोआ लुम्ब्रिकाइटिस, एक्रेरिस लुम्ब्रिकाइटिस। और ये क्या करेगा? प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, उसको नष्ट कर देगा। तो हाथ में क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। तो कुछ खाइएगा तो क्या होगा? नहीं पचेगा, सट दे चल जाएगा नीचे, मोती आपका झड़ जाएगा, आपका मोती झड़ जाएगा। और ये बीमारी अधिकतर बच्चों में होती है। तो ट्रिप्सिन के बारे में कह रहा है कि यह एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होता है, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ तो ये खत्म हो जाएगा डायरिया में। लाइपेज आइए, यह एंजाइम का एक समूह है जो आंतों में वसा को पचाएगा। और जब भी लाइपेज वसा को तोड़ेगा तो वसा किस में बनेगा? फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में। हमेशा याद रखिएगा कि वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज है। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वह कौन सा वैज्ञानिक था या चिकित्सक था जिसने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीके का शुरुआत किया, यानी कि वैक्सीन बनाया, जिसका नाम था वेरियोला वैक्सीनाई शब्द से जुड़ा है। एडवर्ड जेनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है? और सर्वप्रथम चेचक का टीका किसने विकसित किया? तो इसी ने विकसित किया। ठीक है? और देखिए कहानी सुनिए, बहुत अच्छा चीज है कि एडवर्ड जेनर को वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। वैक्सीनोलॉजी, वैक्सीन का यानी कि प्रतिरक्षण सिस्टम का। उन्होंने एक 13 वर्षीय लड़के को वैक्सीनिया वायरस काउपॉक्स का टीका लगाया और चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन किया। और 1798 में चेचक का पहला टीका विकसित किया। क्लियर है? गाय के बछड़े से इसको प्राप्त किया। गाय के बछड़े से चेचक का टीका को बनाया गया था। बताइए कथी से बनाया गया होगा? उतर रेबीज बनाया था वो, लुई पास्चर दूसरा है। बचवा जब बछड़वा जन्म होता है तो नरवा होता है, बहुत शक्ति होता है। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि इंसानों ने बहुत तरक्की करना शुरू कर दिया है। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसका जो नाभि होता है वही क्या है? उसी में प्लेसेंटा होता है जो बच्चे को भोजन प्रदान करता है। तो अब जो है क्या बोलते हैं, जैसे कि थी कंप्यूटर युग में एआई तकनीक आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसी तरह मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हो रहा है बायोमेडिसिन के लिए। और उसमें जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके नार को काट कर रखा जा रहा है। जीवन में कभी भी कोई भी शरीर का अंग अगर खराब हो जाएगा तो उसी से जो है बना लिया जाएगा शरीर का अंग। आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के क्लोन को बनाने के लिए
टिश्यू का जरूरत होता है। किसका? टिश्यू यानी कि उत्तक, यानी कि सेल के एक छोटे से भाग कोशिका का। और वो क्या है? वही आपका माने जीवन रक्षादायिनी है, जो नभिया में जो रहता है नाड़, और नाड़ को है रखा जा रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, जिसके पास पैसा है वो रख रहा है। आने वाले समय में आंख जो हम लोगों का अभी तक आंख खराब नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का आंख जल्दी खराब हो जाएगा, तो आंख बना लेगा। क्या बना? कथी से बना लेगा? उसी नाड़वा से बनाएगा। नाक बना लेगा, हार्ट बना लेगा, किडनी बना लेगा और लग जाएगा। एक हॉलीवुड का मूवी है जिसका नाम है रेपो मैन। क्या है? रेपो मैन। उसमें क्या है कि अगर आपका कान खराब है तो आपको आर्टिफिशियल कान लगा दे रहा है। जैसे कृत्रिम हृदय जो है, आर्टिफिशियल हार्ट का क्या नाम है? जार्विक 7, जो एक प्रकार का पेस मेकर है, यानी कि हृदय की धड़कन में गड़बड़ी आ जाए तो उसको हृदय हार्ट को निकाल कर पेस मेकर लगा दिया जाएगा। तो उसी तरह कान खराब होने पर कान मशीन वाला कान लगा दे रहा है, जो बिल्कुल देखने में किसके जैसा रहेगा? हमारे कान की तरह। नाक खराब हो जा रहा है, नाक लगा दे रहा है। किडनी खराब हो जा रहा है तो किडनी बनाया है, और वो जो है लोन पर लोगों को दे रहा है जो जीना चाहते हैं। तो मूवी में यही दिखाया है कि जैसे मान लीजिए आप ही खरीद लिए तो सस्ता तो मिलेगा नहीं, उसका ईएमआई चुकाइएगा, और जो ईएमआई नहीं भर रहा है उसको कंपनी वाला पकड़कर उसका पेट चीर कर किडनी निकाल दे रहा है, कान काट कर ही कान निकाल दे रहा है। समझे? यही मूवी है रेपो मैन, बहुत डेंजर सिनेमा है। तो ये सब तो कहानी है, देखिए विज्ञान कहाँ तक आगे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और वेरियोला वायरस है, और चेचक का उन्मूलन भारत से लगभग हो चुका है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 के आसपास। लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। लाला हरदयाल ने, कहने का मतलब है कि जैसे बंगाल से क्रांतिकारी आंदोलन को अभिनव भारत ने शुरू किया था, वैसे ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों को बंगाल में अनुशीलन समिति ने किया था। बारिंदर घोष एवं पुलिन दास, प्रथम नाथ मित्र, ये लोग शुरू किया। तो वहां महाराष्ट्र में कौन शुरू किया? यही चापेकर बंधु, और ये जो बीडी सावरकर के भाई थे गणेश से वासुदेव सावरकर, अभिनव भारत मित्र मेला, वैसे ही पंजाब में शुरू हुआ गदर, और इसी का परिणाम था विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां इन लोगों द्वारा की गई। ठीक है, तो हमने यहाँ से अभी पढ़ा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 से माना जाता है, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ, और ये अमेरिका से होता था। और सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना किया लाला हरदयाल ने, और उन्हीं के नेतृत्व में सब किया गया। और यही लिखता था गदर अखबार में, हेडिंग डालता था कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। हालांकि गदर को देखा जाए तो उर्दू, पंजाबी, हिंदी सब भाषाओं में ये छपता था। और गदर पार्टी लो बनाया, सोहन सिंह भखाना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए गदर पार्टी के। क्लियर है? और काशीराम जो थे वो इसके माने वित्त मंत्री, माने खजांची टाइप में बने, काशीराम। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। और यही वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो किसके गुरु हैं? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने श्री श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एनएम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? बम्बई विधानसभा में मेंबर भी थे। ठीक है, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे तो इनको अपना गुरु बनाए। तो इन्होंने कहा कि पूरे देश में पहले 2 साल तक आप घूमिए, तब जाके यहाँ कोई सत्याग्रह चलाइएगा। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
लाला लाजपत राय। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक मिस कैरेथिन मेयो की मदर इंडिया का विरोध में निकाला गया था। तो मदर इंडिया को किसने लिखा है? कैथरीन मेयो ने। याद रखिएगा, बहुत पूछता है। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। तो अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लाला लाजपत राय ने कहा। यही वो लाला लाजपत राय हैं जो जेम्स स्कॉट की लाठी के प्रहार से साइमन गो बैक के नारे लगाते समय कहाँ, लाहौर में सीने पर हड्डी टूटी और मारे गए। तो इसी का बदला लेने के लिए कौन कौन तैयार हुए? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। और इन लोगों ने जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से सैंडर्स को मार दिया और उनके रीडर थे चरण सिंह, उनको मार दिया। और उन्हीं के आरोप में उन लोग को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। क्लियर है? और जब फांसी दी गई तो मात्र 23.5 साल की उम्र में थे। कौन? भगत सिंह। ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद जो थे बच गए थे, भाग गए थे। उसके बाद में पकड़े भी नहीं गए, अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को उन्होंने गोली मार ली। क्लियर है? एक आदमी और था जो गलती से किसी और को मार दिया, तो वो लोग थे 1908 में 30 अप्रैल 1908 को कौन? प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस बिहार के मुजफ्फरपुर में। मारना था सन की जज किंग फोर्ड को, तो मार दिए प्रिंगले कैनेटी की बेटी और पत्नी को। खैर ठीक है, गलतियां तो होती ही हैं। उधम सिंह तो गोली मारा था वो डायर को लंदन जाकर। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि चटगांव शस्त्रागार जो धावा बोला गया था सन 1930 में सीडीएम के दौरान, सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? गलती है, सूर्य सेन ने। सूर्य सेन जो था, सूर्य सेन, चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। तो ये जो सूर्य सेन थे, चटगांव शस्त्रागार पर धावे की कार्रवाई में 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्य सेन के नेतृत्व में की गई। इस धावे में सूर्य सेन ने गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, आनंद सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ ये सब मिलकर इन्होंने ये काम किया। और गांधी जी के काफी सपोर्टर थे, लेकिन वहीं क्रांतिकारी विचारधारा के थे। नेक्स्ट बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी देश में जोड़ा गया। किस देश में इनके नाम में नेताजी जोड़ा गया? जर्मनी में जोड़ा गया। किसने जोड़ा? एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर ने इनको नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में अपने घर से नजरबंदी के बावजूद भाग निकले। खूब ध्यान से इनकी कहानी को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे कैसे कोलकाता से भागकर अफगानिस्तान जाते हैं और वहां से ये पहुंचते हैं। तो सबसे पहले गए पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए 28 मार्च 1941 को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। यहाँ उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया और ऐसा करते वक्त फासिस्ट नेताओं का अनुकरण किया जाता था। हिटलर के नाम के आगे डियर फ्यूहरर, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूस जोड़ा जाता था। क्लियर है? फ्यूहरर किसका उपनाम है? हिटलर का। बार बार पूछा जाता है फ्यूहरर किसका नाम है? डियर फ्यूहरर हिटलर का, और इल ड्यूस मुसोलिनी का। मुसोलिनी लोहार जाति का था और इटली का था, और ये जर्मनी के थे। यानी हिटलर नेताजी था, यानी हिटलर नेताजी था और मुसोलिनी नेताजी था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था माना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी नेताओं में, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। खूब ध्यान से सुनिएगा, कोई गो है? ईस्ट इंडिया, देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, उसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, और आगे चलकर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इसमें प्रशासनिक सेवा व वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर 1877-78 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया गया था। इसके लिए प्रशासनिक सेवा में उम्र जो घटाया गया था उसको सही किया जाए, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि अगर आप हिंदी में छापते हैं, सरकार विरोधी कोई भी मामला छापिएगा
तो प्रेसवा तो उठा ही ले जाएंगे, संगे संगे सारा संपत्ति उठा के लेके चल जाएंगे। लॉर्ड लिटनवा किया था और कौन खत्म किया? मेटकॉफ। इसलिए मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्लियर है? तो ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना, इनको निकाल दिया था सब, ये उस समय के आईएएस थे, तो इनको निकाल दिया गया था सेवा से, इसीलिए खिसिया उसिया के बनाए और काम किए। यही वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिनको बंगाल का बिना ताज का बादशाह इन्हीं को कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। अब आता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही बंगाल विभाजन पर कहा था कि यह बंगाल का विभाजन हमारा घोर अपमान है और हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। वज्र, बम नहीं, ऐसे ही बीपीएससी पूछता है, वज्र की जगह बम लिख देगा, मार दीजिएगा, धाए दे, बस कहानी खत्म हो जाएगा। तो किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बहुत अच्छी बात है कि सन 1939 में त्रिपुरी संकट होती है, ठीक है। हरिपुरा कहाँ है? दूगो में ही जीते थे, एगो तो हरिपुरा में है, दूसरा त्रिपुरी में। हरिपुरा है गुजरात में, ठीक है, और त्रिपुरी है जबलपुर एमपी में। ध्यान रखना है, भूलिएगा लो नहीं। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, और त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर एमपी में। तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस का दोबारा निर्वाचन हो गया। और जानबे करते हैं, एकदम थे साहब, ठाए ठाए मारो, आए अंडमान को शहीद द्वीप बनवा दिए और निकोबार को स्वराज द्वीप। तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का जो संकट होता है जबलपुर एमपी वाला, उसमें सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के बाद 38 में हरिपुरा गुजरात में जीते थे, फिर 1939 में पुनः जीत गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता पद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा इनको सहयोग नहीं किया जा रहा था, क्योंकि गांधी जी का आदमी पट्टा भी सीतारामैया को हरा दिए थे। तो इन्होंने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी क्या बोले थे कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा पार्टी खड़ा कर दूंगा। देखिए कितना दम था। तो ये कहे कि भाई सहयोग नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। तो यही उन्होंने 1939 में अपने समर्थकों के सहयोग से मैंने कहे कि छोड़ देते हैं, और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक दल बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। और जून 1939 में इसका पहला सम्मेलन फॉरवर्ड ब्लॉक का कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए गए और उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर बनाए गए। फ्री आजादी के समय में पूछता है, आजादी के समय में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार जो 46 में बना था ना, 2 सितंबर 46 को, तो उसमें था कौन? वित्त मंत्री लियाकत अली था, फाइनेंस मिनिस्टर। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। और जॉन मथाई रेलवे थे। उसके अलावा आपको ये जो क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, ये गृह सूचना एवं यानी कि होम मिनिस्टर और टेलीकम्युनिकेशन सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। और ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ये अंतरिम उपाध्यक्ष थे। क्योंकि अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था 46 में? बेबेल था। वायसराय ना अध्यक्ष होगा, ये उपाध्यक्ष थे। और साथ ही विदेशी एवं राष्ट्रमंडल के मामले भी इन्हीं के पास था। जब तक वो रहेगा इनको बनने देता का? पता नहीं, सर्वोपरि आई एम इन वायसराय, माने हम ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे वे लियाकत अली थे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि बाद में अक्टूबर के अंत में अंतरिम सरकार में शामिल हुए। पहले तो शामिल नहीं हो रहे थे, क्लियर है। और कालांतर में यही पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। तो इसको भी याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया के तेलहर गांव में हुआ था इसका आयोजन। कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन जो है वह गया के तेलहर गांव में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास। देश बंधु उनको क्या कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु। देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा गया के तेलहर गांव में जो है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। उनको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को
CR दास को देश बंधु। अगर वही प्रश्न पूछा जाए कि दीन बंधु किसको कहा जाता है तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। और यहीं से जो है विधान सभाओं में प्रवेश करना चाहते थे कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और चित्तरंजन दास की हम लोग सरकार में शामिल होकर जो है सरकार के कार्यों को भारतीयों के हितों के लिए प्रयोग करेंगे और सरकार जो गलती करता है उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस में इसमें बात नहीं जमी और ये प्रस्ताव जो CR दास प्रस्तुत किए थे कि विधानसभा में हम चाहते हैं लोग जाएं, मंत्री बने, काम हम करें, तो ये प्रस्ताव गिर गया। इसी से क्षुब्ध होकर CR दास जो मोतीलाल नेहरू ने अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की, हाँ कांग्रेस के अंदर भी कहिए या कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने इलाहाबाद में कर डाली। क्लियर है? लेकिन आगे चलकर क्या हो जाता है, ये लोग काफी जगहों जीतते भी हैं विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है जल्दी। तो अध्यक्ष उसका कौन बनाया गया था स्वराज पार्टी का? चित्तरंजन दास। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, कब चल रहा था? 1942 में 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और अगले ही दिन उसी दिन जो है 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। उसी में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में डाला गया? बांकीपुर में। हाँ क्लियर है, मैंने बिहार के अधिकतर लोगों को बांकीपुर में। ये महात्मा गांधी को आगा खां महल पूना में, उसी में सरोजिनी नायडू भी थी, इनकी पत्नी भी थी कस्तूरबा गांधी। तो ये प्रश्न यहाँ से ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ 1942 में तो कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए? जयप्रकाश नारायण, और उनका उपनाम लोक नायक है। तो जयप्रकाश जो है नारायण 9 दिसंबर को दीपावली का शायद दिन था और ये भाग गए अपने 5 साथियों के साथ और नेपाल में गए और नेपाल के चले गए राजविलास जंगल में जो सटा हुआ है। उसका राजविलास जंगल का एक और नाम है जो हमारे वाल्मीकि नगर का जो BTR है, इसी जंगल से वो भी जंगल सटा हुआ है और वहीं जाकर जो है आजाद दस्ता यानी कि गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। सूर्यदेव भी थे उसमें, उसके अलावा नित्यानंद सिंह थे जो उनको मुख्य ट्रेनर थे। नित्यानंद सिंह नित्यानंद सिंह नहीं, उस टाइम के समझ गए ना। तो ये लोग ट्रेनिंग था पूरा गोला बारूद बनाने का, माने चलाने उलाने का सब ट्रेनिंग दिया गया। लेकिन नेपाल सरकार भी इनको पकड़ लिया तो ये लोग जेल में भी धावा बोल दिया हम हनुमान नगर जेल में, जाके इन लोगों को छोड़ा भी ले लिया। 1 लाख रुपया भी दे रहा था लोग कि मैंने छोड़ दो जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया को, तो नेपाली पुलिस नहीं छोड़ रहा था। तो ये लोग हनुमान नगर जेल में धावा बोल के पूरा उन लोगों को छोड़ा लिया। उसी दौरान राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगह बदल बदल के गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया जा रहा था और गुप्त रेडियो कांग्रेस के संचालन का एकमात्र यही उद्देश्य था कि देश में जो है क्रांतिकारी की लहर को दौड़ाया जाए। जगह क्यों बदल रहा था लोग? ताकि फ्रीक्वेंसी को पकड़ न सके। क्लियर है? तो ये अपने कितने साथियों के साथ भागे थे? 5 साथियों के। उसी जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे। हाँ, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी में वे शामिल थे। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद सिन्हा, ये लोग क्या थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जब सन 1931 में हुई थी तो उसके लोग मेंबर थे। ये लोग राम वृक्ष बेनीपुरी वहां थे लोग और दीपावली से 1 दिन पहले ही भाग गए थे। कौन? जमदियरी के दिन भाग गए लोग। आज 2 दिन बाद दीपावली बा, दीपावली के प्रोग्राम बनावत के रहे राम वृक्ष बेनीपुरी कि पूरा मैंने घूम कह दिया जलाएंगे तले ही फिरार होगा। यानी कि सबका सहयोग था। बाद में उनको बहुत यातनाएं भी दी गई थी। तो यही वो जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। क्लियर है? और आपातकाल के समय जब इंदिरा गांधी तब इन्होंने छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और बिहार में इनको काफी सम्मान है जयप्रकाश नारायण को। लोग इन्हें प्यार से लोक नायक कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से प्रश्न आता है सप्त क्रांति किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। क्लियर है? और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। देखिए यहाँ तो हमने चर्चा किया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंदन सिंह, तो ये लोग मिलकर 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना की। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा नहीं ना हो सकता नहीं
अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, 1934 में बंबई में हुई थी, और उसमें थे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कुछ लोग ऐसे ही सही अच्युत पटवर्धन, ये लोग शामिल थे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग। देखिए स्थापना क्यों हुआ था, कहने का मतलब यह है कि सीडीएम भी गांधी जी क्या किए थे, 5 मार्च 1931 को स्थगित कर दिए थे। क्यों? गांधी पैक्ट के कारण। तो ये लोग देखा कि बार बार गांधी जी आंदोलन को चला रहे हैं, अब बीच में समझौता करके रुक जा रहे हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बिहार के जगदीशपुर। बिल्कुल सही है। तो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। क्लियर है? और ये काफी युद्ध लड़े, और इन्हीं के भाई का क्या नाम था? अमर सिंह। अब हम बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई कुंवर सिंह की, तो अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। तो अमर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? नेपाल में नहीं, गोरखपुर जेल हॉस्पिटल में हुई। गोरखपुर जेल हॉस्पिटल में, गोरखपुर जेल हॉस्पिटल में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाहौर के अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी ने इसको पकड़ के रखा है कि दिसंबर 1929 में, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ, और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र को तैयार किया गया, और इसमें कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य भी इसे घोषित किया गया। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि पूर्ण स्वराज को किसने पूर्ण स्वराज को किसने अथी किया था, अधिनियम कौन लाया था कांग्रेस में? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वही बार बार कह रहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? हसरत मोहानी ने, लेकिन पारित नहीं हुआ था। पूर्ण स्वराज को कब पारित किया गया? तब होगा 1929, जवाहरलाल नेहरू। और तभी से जो है 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बहिष्कृत भारत जनरल माने पर्चा किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मराठी में 15 दिन पर निकालते थे बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया, और इस प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। तो यहाँ से प्रश्न काफी बार बार फंस जाता है कि बहिष्कृत भारत की को कौन निकालता था। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीजों को आप लोग जान जाइए, नहीं तो बार बार फंसते रहेगा। ठीक है, चलिए। बताइएगा लोग कि बहिष्कृत भारत जो है सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1924 में की। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1924 में की थी, और इसी के अंतर्गत 1928 में उन्होंने बहिष्कृत भारत जनरल यानी कि एक प्रकार का 15 दिन का समाचार पत्र निकालना उन्होंने शुरू किया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद पर कटाक्ष किया। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भी बी आर अम्बेडकर ने ही 1936 में की थी। तो ध्यान देना है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कहिए चाहे बहिष्कृत भारत कहिए, ये बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन वहीं जब हरिजन का बात आ जाएगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने पुणे में। देखिए, काहे गए हरिजनों के पास, काहे 1933 से हरिजन नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? इसलिए कि बी आर अम्बेडकर अपना झंडा लेकर अलग अलग घूम रहे थे कि हमको जो है अलग भी पृथक निर्वाचन चाहिए। क्लियर है? और उधर रैमजे मैकडोनाल्ड जो था, कम्युनल अवार्ड को घोषित कर दिया 1932 में कि भाई हरिजनों को भी अलग से दिया जाएगा। तब ना गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? लंदन में। लंदन में बैठे थे आमरण अनशन पर, पुणे के यरवदा जेल में बैठ गए कि नहीं। तब वहां से आए कौन?
BR अम्बेडकर, और तब दोनों में पूना पैक्ट हुआ 1932 में। बहुत जल्दी आप लोग बोलते हैं, तब जाए गांधी जी कहे ना कोई अलग नहीं रहेगा, कोई हरिजन अलग नहीं है, सब हम ही लोग में का है, और सामान्य सीटों में से हरिजनों को सीटों को आरक्षित दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार फंसता है, ध्यान से सुनिएगा लोग, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, हाँ, सरोजनी नायडू। देखिए, सन 1917 में कोलकाता में अधिवेशन होता है जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद 1925 में कानपुर में होता है श्रीमती सरोजनी नायडू, और वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्लियर है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो 1888 का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसमें जॉर्ज यूल था। क्लियर है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंबई में हुआ था 1885 में, और उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्लियर है? और क्या बोलते हैं, पेशे से वकील थे। अगर ट्रिक इसको याद करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, तो बक मई बक नाई लामपुक, बक मई बक नाई लामपुक 1 से लेकर 12 तक है। अगर पूछ दे कि प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बक मई बक नाई लामपुक, ब से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, 4 गो हो गया। बक मई, फिर बक, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता, और नाई लामपुक नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, और म से मद्रास, और फिर पुक से पुणे, उसके बाद क से फिर कोलकाता। बक मई बक नाई लामपुक। क्लियर है?